नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाय डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं 2 फरवरी का सभी शिफ्टों का एनालिसिस। क्या देखेंगे? सभी शिफ्ट यानी कि ऑल शिफ्ट 4 शिफ्ट हुई हैं, इन सभी का हम 2 फरवरी का क्या देखने वाले हैं? एनालिसिस। ठीक है। और आपकी प्रतिदिन क्लास शाम 8 बजे कर दी गई है, तो कोई भी साथी जुड़ना ना भूले। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट काम के चलते समय नहीं मिलता, इसलिए आपकी क्लास 8 बजे आएगी आवाज़ से। ठीक है। पिछले कल भी आई थी और उसके पहले परसों भी आई थी, क्योंकि उसके समय आपका टाइम निर्धारित नहीं था। अब आपका टाइम निर्धारित है, आपकी क्लास प्रतिदिन 8 बजे आएगी। ठीक है साथी, सभी साथी एक बार से जुड़ जाएंगे और सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों में। एक बार से सेशन को शेयर कर दीजिए साथी, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है साथी, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। वो काला बटन होगा बगल में, उसको दबा लेंगे। ठीक है, और उसमें प्रेस बेल आइकन कर देंगे, क्योंकि आपको जब भी क्लास आएगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाय डीएस सर में। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो साथी, हम क्या क्या देखने वाले हैं, किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है साथी, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनसे संबंधित लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। कितने साथी? 50 क्वेश्चन होंगे। इस तरह ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पीपीटी में लगाकर दिए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन बनेंगे इन सभी का हम एनालिसिस करेंगे और इनका डिटेल समझेंगे। ठीक है साथी, एक बार से सभी साथी जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि क्या जीत का कोई विकल्प नहीं होता। देखो क्या कह रहा है, ईश्वर का दिया हुआ कुछ अल्प नहीं होता है। ठीक है, ईश्वर का दिया हुआ कुछ अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आप एक ऐसा संकल्प लो जो आपका कभी ना टूटे। ठीक है, वो हमेशा आपको सफलता दिला करके ही टूटे। ठीक है, यानी कि संकल्प, ऐसा कोई संकल्प नहीं है जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ठीक है, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार तो लक्ष्य को से दूर ही रखना दोस्त। हार को अपने विचार में भी मत आने देना, क्योंकि आपने आज जीडी का पेपर दिया है, उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा, लेकिन आप हार नहीं मानेंगे। यदि अच्छा नहीं भी गया है तो पुनः इस तैयारी में जुट जाएंगे। जो आगे आपको अभी से बता दूं, कैलेंडर जारी हो गया है, लगभग 56,000 की वैकेंसी पुनः 2023 के दिसंबर में इसकी वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी से जुट जाएंगे साथी सभी। अगली बार, इस बार नहीं तो अगली बार तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। चलते आज इसी मोटिवेशन के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो साथी, हमसे जो जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सभी साथी एक बार से जुड़ जाएंगे, सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। ठीक है, कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में? क्या कह रहा है साथी, मौलिक कर्तव्य, आज आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में? ठीक है, देखो हम जीएस का एनालिसिस करेंगे। जो साथी नए हैं उनको बता दें कि हम आज जीएस का एनालिसिस करते हैं प्रतिदिन 8 बजे। ठीक है, पहले क्लास आपकी 7:30 बजे होती थी, लेकिन अब 8 बजे होगी। ठीक है, हम जीएस का एनालिसिस करते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सभी साथी कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे जो आपका मौलिक कर्तव्य है ये किस अनुच्छेद में है। तो आपको याद रखना साथी, 42वां एक संविधान संशोधन हुआ था। आपको एक बात और याद रखनी है, जो आपके मौलिक कर्तव्य थे ये मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब है जब संविधान बना था तब ये नहीं थे। ठीक है, आपका 42वां संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1976। कब होता है? 1976। ठीक है, इसके तहत भारत सरकार ने इसमें संशोधन करके अनुच्छेद 51 है, कौन सा अनुच्छेद, जो आपका अनुच्छेद है इसका नाम है 51A। क्या नाम है साथी? अनुच्छेद 51A। और इसी को जानते हैं भाग 4A के नाम से। किस नाम से? भाग 4A नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या जोड़े गए? हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और यदि पूछे साथी किस समिति की सिफारिश पर जोड़े थे, तो बताना साथी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। कौन साथी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या जोड़े गए थे? हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी, 42वां संविधान संशोधन था। और इसको याद रखना है, इसके तहत मात्र 10 जोड़े गए थे, और वर्तमान में कितने हैं? 11। और जो 11वां था इसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जो 11वां था ये किससे संबंधित था? तो बताना साथी शिक्षा से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित था? ये शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
जो षडसिंह समिति थी इसने 10 मौलिक कर्तव्य इसके सिफारिश पर जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन था 1976 का, अनुच्छेद 51 है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक साथ ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने। देखो ये आपका घुमाने के लिए था 22वें, जो वर्तमान में जो विधि आयोग चल रहा है ये आपका वर्तमान में 22वां ही है। कौन सा? 22वां ही विधि आयोग है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं तो आपको याद रखना साथी, ऋतुराज अवस्थी। कौन? ऋतुराज अवस्थी वर्तमान में कौन है? ये आपके 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी पहले अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट अध्यक्ष, तो याद रखना आपको MC शीतलवाड़। कौन साथी? MC शीतलवाड़ जो थे ये पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, इनको याद रखेंगे। विधि आयोग के स्वतंत्र भारत के विधि आयोग को पहले अध्यक्ष थे। और इससे पहले जब विधि आयोग की स्थापना हुई थी 1834 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था मैकाले। ठीक है, कौन था? मैकाले। इसको याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैकाले इसका अध्यक्ष था और यही वो मैकाले है जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था जो आपका 101वां संविधान संशोधन है। क्या पूछा गया था? 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? जल्दी सभी वो साथी छाप के बताएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है 101वां जो संविधान संशोधन है साथी ये आपका संबंधित है GST से। ठीक है, GST से। किससे? GST से। 101 का हम प्रसाद चढ़ाएंगे क्योंकि सरकार को हम क्या देते हैं? दान देते हैं। ध्यान का मतलब यहाँ पर GST से है, आप ये आपको ट्रिक याद रखने की है। ठीक है, 101 का प्रसाद सरकार के लिए। सरकार को हम क्या देते हैं? अप्रत्यक्ष कर। इसी को क्या कहते हैं? GST को इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर। इसी को हिंदी में जानते हैं वस्तु एवं सेवा कर के नाम से। किसके नाम से? वस्तु एवं सेवा कर के नाम से। ठीक है, सेवा कर के नाम से इसी को जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे, वस्तु एवं सेवा कर। और ये हमने साथी ली थी कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से ली थी 1 जुलाई। कब साथी? 1 जुलाई। यहाँ पर 9 नहीं है, 1 है। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को इसको हमने लागू किया था पूरे देश में। ठीक है, और ये एक्ट पूछ ले कब का था? देखो जब अक्सर ऐसा होता है साथी, अक्सर होता है कई केसों में, लगभग 90% केसों में जो आपका कोई नियम बनेगा उससे 1 साल पहले का एक्ट होगा। ठीक है, अक्सर। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे सेबी का अपवाद है। सेबी की स्थापना तो 1988 में हो गई थी, पर इसका एक्ट कब का था? एक्ट इसका 1992 का था। ये कुछ अपवाद है, इन पर ध्यान नहीं देंगे। अक्सर ऐसा ही होता है 90% केसों में, जो आपका कोई आपका विधेयक बनेगा उससे पहले 1 साल पहले एक्ट आएगा, बाद में वो क्या बनेगा? संशोधन बनेगा। ठीक है, तो जो आपका ये था एक्ट था 2016 का था GST से संबंधित, और GST लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो बताएंगे किससे संबंधित है आपका 101वां संविधान संशोधन? ये GST से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है पूनिया, यहाँ पर साथी था बजरंग पूनिया। क्या था? बजरंग पूनिया जो थे ये ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता था? जल्दी से बताएंगे। जो 2020 के ओलंपिक हुए थे, ये इनका आयोजन हुआ था 2020 के थे, लेकिन आयोजन हुआ था 2021 में। कहाँ पर? टोक्यो जापान में। ठीक है, टोक्यो जापान में इसका आयोजन हुआ था और भारत इसमें 48वें स्थान पर रहा था। 48वें स्थान पर भारत इसमें रहा था। भारत ने कुल 1, 2 का 4 पदक जीते थे। कितने? 1, 2 का 4। 1 मतलब गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। ठीक है, और जो बजरंग पूनिया थे साथी, बजरंग पूनिया ने क्या जीता था? इसमें जीता था ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल का मतलब क्या होता है साथी? इसका मतलब होता है कांस्य पदक। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी याद रखेंगे, कांस्य पदक। ठीक है, बजरंग पूनिया ने कौन सा ओलंपिक में पदक जीता था? कांस्य पदक। ठीक है, ये कहां पर हुए थे? टोक्यो में। इसमें भारत 48वें स्थान पर रहा था। ठीक है, और फर्स्ट स्थान पर इसमें कौन रहा था? फर्स्ट स्थान पर आपका रहा था USA। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था देश के मालवा क्षेत्र में, भारत देश के मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? देखो कई लोगों ने यहाँ पर ये मालवा क्षेत्र जो होता है ये आपका मध्य प्रदेश, कहाँ पर? मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से में पड़ता है। कहाँ पर? राजस्थान, मध्य प्रदेश, और आपका कुछ हिस्सा गुजरात का भी होता है। किसका? गुजरात का। ठीक है, ये मालवा क्षेत्र होता है। इसमें सर्वाधिक कौन सा नाच होता है? तो बताना है नाच। देखो नृत्य क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं नाच मतलब डांस, और नाच से आपको याद रखना इसमें क्या है? माच। इसका नाम है माच। सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? माच। कहाँ पर? मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य माच। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है? ये सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तीनों प्रदेश के हिस्से हैं, लेकिन सर्वाधिक जो होता है माच ये मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन साथ ही आपसे पूछा गया था राइबोसोम क्या है? मतलब क्या पूछा गया था? राइबोसोम क्या है? राइबोसोम का मतलब क्या है? ये क्या है? इसमें 4 ऑप्शन थे, तो आपको बताना साथी ये कोशिकांग है। क्या है? कोशिकांग। ठीक है, कोशिकांग क्या है? ये कोशिकांग जो है ये आपका राइबोसोम है। ठीक है, राइबोसोम क्या है? एक कोशिकांग है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। राइबोसोम क्या है? कोशिकांग। मतलब कोशिका के अंदर जितने भी प्रकार की, जैसे राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी का हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्या है? ये सभी की सभी कोशिकांग है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आया था, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा था साथी हमसे
नवंबर 2022 में सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन बने? जल्दी से बताएंगे, नवंबर 2022 में सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन बने? जल्दी से बता दीजिए। देखो साथी, आपसे नियुक्ति से संबंधित 2-3 प्रश्न अभी तक पूछ चुका है, ठीक है, और आप नियुक्ति से संबंधित और क्वेश्चन याद रख लेंगे। तो आपको याद रखना है जो सीबीडीटी है, सीबीडीटी इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष नितिन गुप्ता है। कौन साथी? नितिन गुप्ता, ठीक है, नितिन गुप्ता। ये नितिन गुप्ता जी कौन है? ये वर्तमान में सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये नवंबर 2022 में इनकी नियुक्ति हुई थी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था चंद्र, यहाँ पर देखो साथी आपका क्वेश्चन था सुभाष चंद्र बोस। देखो कुछ क्वेश्चन इसलिए मिसप्रिंट करने पड़ते हैं, यदि सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर छाप देंगे तो हो सकता है इस चैनल पर कॉपीराइट आ जाए। इसलिए क्या है, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम किस राज्य में है, इसलिए आपको चंद्र बोस स्टेडियम लिख के लाए थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम किस राज्य में है, तो बताना है साथी किस राज्य में, जल्दी से बताएंगे सभी साथी। यदि आपको याद रखना है, इनका जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी। कब? 23 जनवरी को, ठीक है, 23 जनवरी को। और आप सन बताएंगे कौन सी सन में हुआ था, आपको बताना है 1800 आप बता दीजिए 93 था या 94, आपको 2 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। 1800 जल्दी से बताएंगे, ठीक है, आपके लिए 2 ऑप्शन है 93 या 94, ठीक है। तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी को। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था साथी कटक में। कटक में कहाँ पर पड़ता है? ये साथी पड़ता है आपका उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था कटक में, ठीक है। और इन्होंने आईसीएस की परीक्षा, क्या साथी, आईसीएस की परीक्षा 1920 में पूरे मतलब इंग्लैंड में 4th रैंक हासिल की थी। किसमें? 4th रैंक। और इन्होंने इसका त्याग दे करके भारत की सेवा में लग गए थे, ठीक है, इनको याद रखेंगे। यदि पूछे 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, तो बताना साथी पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या साथी? पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं हम साथी 23 जनवरी को, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के हैप्पी बर्थडे पर, ठीक है, इसको याद रख लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। जल्दी से बताएंगे 93 या 94, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको कंफ्यूजन है थोड़ा, इसमें आप लोग देख लेंगे, ठीक है। सुभाष, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था आप, ये तो था सुभाष चंद्र बोस का ब्यौरा, ठीक है। यदि पूछे सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पर है, सुभाष चंद्र बोस, तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम जो है ये साथी आपका है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता से ये मेयर भी रहे थे, इसलिए इनका संबंध, इनका जन्म तो कहाँ हुआ था? उड़ीसा में, परंतु इनका सर्वाधिक संबंध कहाँ से रहा है? कोलकाता से, यानी कि पश्चिम बंगाल से, ठीक है। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। तो यहाँ ये कहाँ हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, आपका पश्चिम बंगाल कोलकाता में, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था साथी, CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका रासायनिक सूत्र है? जल्दी से बताएंगे। जो CaSO4 होता है, CaSO4 क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये किसका सूत्र होता है? जल्दी से बता देंगे, ठीक है। इसका पूर्ण होता है, क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, क्या होता है? 2H2O। ये होता है साथी जिप्सम का, किसका? जिप्सम का। आप देख लेंगे जिप्सम ये या और कुछ है, ठीक है, ये सूत्र होता है। इसमें जब हम एक बार क्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है हाफ H2O, और ये कहलाता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ साथी, ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसका जब हमारी हड्डियां टूट जाती हैं, पैर टूट जाते हैं, उसमें हमारे पैर में प्लास्टर चढ़ता है, जिसको हम, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम देसी भाषा में क्या कहते हैं? प्लास्टर कहते हैं, ठीक है, प्लास्टर कहते हैं। हालांकि अब ये नहीं होता, अब कहीं कहीं प्लास्टिक के भी प्लास्टर आने लगे हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे, CaSO4 इंटू हाफ H2O जो है ये किसका सूत्र है? ये आपका POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन साथी आपसे पूछा गया था, जो रक्षाबंधन है हिंदू वर्ष के कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? क्या पूछा गया था? हिंदू वर्ष के कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? ऐसा ही क्वेश्चन एक कल पूछा गया था, जो गणगौर नृत्य है ये हिंदू वर्ष के किस कैलेंडर माह में मनाया जाता है? तो यही क्वेश्चन दोबारा से दूसरा है, लेकिन ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछने लगा है, तो आपको इनको भी याद रख लेना है, ठीक है। प्रमुख त्यौहार हैं और उनसे संबंधित हिंदू नववर्ष, इनको याद रख लेंगे, ठीक है, जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, ठीक है। यदि पूछे किस माह में मनाया जाता है, तो इसको साथी क्या कहते हैं? सावन भी कहते हैं, सावन भी कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? श्रावण कहते हैं, श्रावण, ठीक है, श्रावण भी कहते हैं और सावन भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेंगे। रक्षाबंधन जो होता है हिंदू कैलेंडर वर्ष के अनुसार सावन या श्रावण में मनाया जाता है, ठीक है। और अक्सर जो देखें ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये मनाया जाता है अगस्त, जुलाई अगस्त में, ठीक है, जुलाई और अगस्त में इसका आयोजन होता है, यानी कि इसको मनाया जाता है, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के अनुसार माने तो सावन या श्रावण, और ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो अगस्त माह में, ठीक है, अगस्त या जुलाई माह में, इसको भी याद रख लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि राज्य में महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? क्या पूछा गया था साथी? राज्य में महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? देखो, जिस प्रकार से आपका कौन होता है, आपका होता है AG यानी कि ऑडिटर जनरल होता है,
ऑडिटर जनरल ये किस अनुच्छेद में, तो आप कह रहे हैं 76 में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे, ठीक है, जल्दी से बता देंगे ऑडिटर जनरल को क्या कहते हैं। इसी प्रकार से राज्य में होता है महाधिवक्ता, क्या होता है, महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता। जो ये आपका ऑडिटर जनरल होता है, ये ऑडिटर जनरल होता है, ये करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य। क्या करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राष्ट्रपति से प्रसाद लेता है फिर कार्य करता है, ठीक है। तो याद रखना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन काम करता है, तो बताना ऑडिटर जनरल, ठीक है। ऑडिटर जनरल को क्या कहते हैं हिंदी में, जल्दी से बताएंगे आप लोग, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। तो याद रखना है साथी, इसको क्या कहते हैं, ऑडिटर जनरल को कहते हैं महान्यायवादी, ठीक है, जल्दी से आप इसको छाप लेंगे। महान्यायवादी किसे कहते हैं, महान्यायवादी कहते हैं ऑडिटर जनरल को, ठीक है, ऑडिटर जनरल को, इसको याद रखेंगे। यदि पूछे महाधिवक्ता, जिस प्रकार से केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार से राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है, महाधिवक्ता होता है, ठीक है। जिस प्रकार से केंद्र में आपका राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य में क्या होता है, राज्यपाल, ठीक है, क्या होता है, राज्यपाल, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, राज्यपाल। जिस प्रकार राष्ट्रपति होता है केंद्र में, उसी प्रकार आपको राज्य में राज्यपाल होता है, ठीक है। तो राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत, या इसको नियुक्त कौन करता है, महाधिवक्ता को तो राज्यपाल करता है, और महान्यायवादी को नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, इसको याद रख लेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, और महाधिवक्ता किसी राज्य का होता है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है, या राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, ठीक है, इसको याद रख लेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मीटर दूर भाला फेंका था, जल्दी से बताएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जब से टोक्यो ओलंपिक आयोजित हुए हैं उसके बाद 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे कितने मीटर दूर भाला फेंका था। तो आपको याद रखना है साथी, टोक्यो ओलंपिक क्या पूछा है हमसे, टोक्यो ओलंपिक पूछा है, तो आप याद रखें ये फेंका था 87.58, क्या पूछा था, क्या कितना दूर फेंका था, 87.58, ठीक है, 87.58 मीटर क्या फेंका था इन्होंने, इतनी दूर भाला फेंका था। और क्या जीता था, इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक, ठीक है, स्वर्ण पदक। और आपको एक बात और याद रखनी है साथी, जो आपका यहाँ पर कौन सा ल्यूसाने गेम में आप इसको देख लेंगे एक बार से, इनका व्यक्तिगत जो रिकॉर्ड है नीरज चोपड़ा का, ये नहीं है, ठीक है। पहले ये हो गया था जब 2020 में, लेकिन इन्होंने 2022 में भी कुछ गोल्ड जीते थे, जैसे डायमंड लीग, उसमें इन्होंने क्या फेंका था, उन्होंने इसमें फेंक दिया था 89.94 मीटर, ठीक है, ये इनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। यानी कि पूछे भारत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भाला फेंक में कितना है, तो 89.94 मीटर है, ये 90 मीटर से 0.6 मीटर से रह गए थे, ठीक है, 90 मीटर फेंकने से 0.6 मीटर से रह गए थे, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड कितना है, 89.94, ठीक है। और यदि पूछे टोक्यो में कितना फेंका था, तो 87.58, और टोक्यो में क्या जीता था ना, एकमात्र गोल्ड जो दिलाया था, तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। इन्हीं के ऊपर एक जीवनी लिखी गई है, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, किसने लिखी, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। एक गिल नाम के व्यक्ति हैं पंजाबी, उन्होंने लिखी है, जल्दी से बताएंगे उनका नाम क्या है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप देंगे। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, बंगाल सबसे लंबी सीमा किस देश से लगाता है, जल्दी से बताएंगे। जो बंगाल है आपका, पश्चिम बंगाल, ये सबसे लंबी सीमा किस देश से लगाता है, जल्दी से बता देंगे, ठीक है। इसके यदि पूछ ले बंगाल सबसे लंबी सीमा किस देश से लगाता है, देखो बंगाल 3 देशों से सीमा लगाता है, आपको याद रखना है। जो आपका पश्चिम बंगाल है, क्या साथी, पश्चिम बंगाल है, ये कितने देशों से सीमा लगाता है, ये आपके 3 देशों से। 3 देशों में कौन कौन है, एक तो साथी आपका नेपाल हो गया, क्या हो गया, नेपाल के अलावा भूटान हो गया, ठीक है, भूटान के अलावा क्या हो गया, बांग्लादेश, ठीक है, क्या हो गया, बांग्लादेश। एकमात्र राज्य जो 3 देशों से सीमा लगाता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है साथी, सॉरी एकमात्र नहीं है, इसके अलावा आपका सिक्किम भी हो जाएगा, लेकिन जो पश्चिम बंगाल है आपका बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा लगाता है। यहाँ पर क्या पूछा, सबसे लंबी सीमा किससे लगाता है, तो बांग्लादेश से, ठीक है, बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा कौन लगाता है, आपका पश्चिम बंगाल। और नेपाल से भी लगाता है, भूटान से भी लगाता है। और 3 देशों से घिरा एकमात्र राज्य भारत का कौन सा है, वो सिक्किम है, ठीक है, वो नेपाल, भूटान और चाइना से घिरा हुआ राज्य। इस तरह से सिक्किम आपका नेपाल, भूटान और चाइना के बीच में स्थित है, क्या है, सिक्किम। ये 3 देशों से घिरा राज्य। और यहाँ पर क्वेश्चन पे क्या पूछा हमसे पूछा है, बंगाल में सबसे लंबी सीमा किस देश से लगाता है, तो बताना है बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल सबसे लंबी सीमा लगाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक साथी क्वेश्चन आपका साइंस से आया था, आपसे पूछा था मेढक का वैज्ञानिक नाम है, जल्दी से बताएंगे मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपको याद रख लेना, वैज्ञानिक नाम जो मेढक का है, इसका नाम है साथी क्या, राना टिग्रीना, क्या है, राना टिग्रीना, ठीक है, राना टिग्रीना किसका नाम है, ये मेढक का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सॉरी, निम्नलिखित में से हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है, क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है। देखो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, देखो एक तो छठी हो गया, छठी के अलावा हो गया खोरिया, क्या हो गया साथी,
खोरिया, इस तरह से 4 ऑप्शन थे। इसके अलावा था आपका धमाल, क्या था, धमाल, ये फिल्म वाला धमाल नहीं है वरना खुशियों में खो जाओ, ठीक है, ये धमाल आपका नृत्य है, ये कहाँ का है तो बताना ये हरियाणा का है, ठीक है। इसके अलावा 4 ऑप्शन थे आपका, छठी था खोरिया, यहाँ पर छठ नहीं है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, छठ यदि छोटी की मात्रा में लगी रहे तो बिहार का हो जाएगा, लेकिन छठी पूछ ले आपसे तो कहाँ का हो जाएगा, ये आपका हरियाणा का हो जाएगा, ठीक है। छठी, खोरिया, धमाल और इसके अलावा कौन था साथी, एक ऑप्शन था आपका रऊफ, ठीक है, कौन था, रऊफ, तो सभी ने मार दिया होगा, इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका, रऊफ। साथी पूछ ले रऊफ कहाँ का है, रऊफ आपका है कहाँ का, जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा लोक नृत्य है, रऊफ, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है जो आपका डफ है, क्या साथी, डफ, ये भी आपका कहाँ का है, ये आपका हरियाणा का लोक नृत्य है, ठीक है। छठी, खोरिया, धमाल और डफ, ये 4 लोक नृत्य कहाँ के, हरियाणा के, ठीक है। और भी हैं और उनको देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि पूछ ले आपसे रऊफ कहाँ का है तो याद रखना है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। एक क्वेश्चन साथी आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, आपको याद रखना है निम्नलिखित में से संसद का अंग नहीं है, तो आपके लिए 4 ऑप्शन थे, क्या थे, एक तो राष्ट्रपति साथी, क्या राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के अलावा एलएस यानी कि लोकसभा, एक राज्यसभा, एक बीएसपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, ये 4 ऑप्शन थे। तो आपको याद रखना वाइस प्रेसिडेंट, आपको याद रखना उपराष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन थे, तो आप बताएंगे इसमें से कौन सा राज्यसभा का, सॉरी संसद का अंग नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है साथी, जो आपके राष्ट्रपति है संसद का अंग है, ठीक है, लोकसभा संसद का अंग है, राज्यसभा संसद का अंग है, जो आपका ये उपराष्ट्रपति है, क्या साथी, उपराष्ट्रपति, जो आपका उपराष्ट्रपति है ये संसद का क्या नहीं है, ये अंग नहीं है, ठीक है, उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं है। हालांकि ये राज्यसभा का स्पीकर होता है लेकिन ये संसद का अंग नहीं है, ठीक है, संसद का अंग नहीं है। राज्यसभा का प्रमुख कौन होता है, ये उपराष्ट्रपति होता है लेकिन संसद का अंग नहीं है, इसको याद रखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पूछे संसद के अंग कौन कौन से हैं, एक तो आपका राष्ट्रपति हो गया, एक आपका लोकसभा हो गया, एक आपका राज्यसभा हो गया, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे पूछा गया था, जो 2011 की जनगणना हुई थी, इसके अनुसार गरीबी रेखा के नीचे कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, क्या पूछा गया था, गरीबी रेखा के नीचे कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग थे, तो आपको बताना है इसमें कितने प्रतिशत थे, आपके 22% थे, कितने साथी, 22%, ठीक है, इनको याद रखेंगे। गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग थे, 22%, ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछ ले साथी अंतिम पंचवर्षीय योजना, एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल क्या था। देखो मैंने कई बार कराया साथी, जो आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 2012 से लेकर, कब से, 2012 से लेकर के 2017 तक, ठीक है। इसके अलावा फिर पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया, यानी कि योजना आयोग को ही समाप्त कर दिया, इसके स्थान पर क्या बनाया, भारत सरकार ने नीति आयोग बनाया, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अंतिम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या हो जाएगा आपका, 2012 से लेकर के 2017, ठीक है। सेकंड लास्ट पूछ ले तो 12 से लेकर 7, यानी कि 7 से 12, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अंतिम जो थी ये आपकी 12वीं थी, ठीक है, इसको भी याद रख लेंगे, 12वीं पंचवर्षीय। कुल भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, निम्नलिखित में से खेल से संबंधित अवार्ड नहीं है। देखो आपके लिए 4 अवार्ड थे साथी, कौन थे, 4 अवार्ड, तो आपको याद रखना है इसमें 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे। एक था द्रोणाचार्य अवार्ड, क्या था, द्रोणाचार्य अवार्ड। एक था आपका कौन सा, एक आपका था अर्जुन अवार्ड, क्या साथी, अर्जुन अवार्ड, ठीक है, अर्जुन अवार्ड था। इसके अलावा साथी एक था आपका ध्यानचंद अवार्ड, क्या नाम था, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है, ध्यानचंद अवार्ड था। ये 4 क्वेश्चन आप, ये 3 ऑप्शन थे, एक आपका कोई और ऑप्शन था इनमें से, हो सकता है किसी और क्षेत्र से हो। तो ये तीनों जो अवार्ड हैं ये आपके किससे संबंधित है, ये खेल से संबंधित है। किससे, खेल से संबंधित। खेल से संबंधित का मतलब क्या है, ये खेल से संबंधित है, यानी कोई भी खेल हो आपका तो ये अवार्ड दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य दिया जाता है गुरु के लिए, किसके लिए, गुरु के लिए, गुरु का मतलब कोच के लिए, ठीक है। और अर्जुन अवार्ड दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, जो 4 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 4 वर्ष तक लगातार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, उसको क्या दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ इनमें भी सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है। उसका प्रदर्शन, जैसे कोई बड़ा खेल हो गया, खेल आयोजन हो गया, ओलंपिक हो गया या कॉमनवेल्थ हो गया, इसमें बहुत सारे उसने पदक जीत लिए हुए हैं। जैसे शरद कमल ने इस बार 4 पदक जीते थे, 3 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज, ठीक है। तो उनमें से इनको क्या दिया गया, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। ये खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है, खेल का सबसे बड़ा अवार्ड कौन है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। इसके अलावा गुरु के लिए द्रोणाचार्य और शिष्य यानी कि खिलाड़ियों के लिए अर्जुन अवार्ड, ठीक है, इनको भी याद रख लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपको बंधुआ मजदूरी एक्ट था, इसे कब खत्म किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट लाया गया था साथी, बंधुआ मजदूरी एक्ट, ठीक है। इसमें क्या था साथी, ये किसी लोगों को मतलब
कैसे कैसे जिस प्रकार से अब अपन किसी को ले आते हैं, किसी के लिए काम पर लाते हैं और उसके लिए जबरदस्ती फिर करते हैं कि आप काम से नहीं जा पाएंगे, ये होती है एक तरह से बंधुआ मजदूरी। ये लाए थे अंग्रेज, ठीक है। इस एक्ट को साथी भारत ने खत्म किया था। किसने? भारत सरकार ने। लेकिन कब से खत्म किया था? तो याद रखना साथी 1976 में। कब साथी? 1976 में इस एक्ट को भारत सरकार ने खत्म कर दिया था, ठीक है। इसको भी याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बंधुआ मजदूरी। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं लेकिन हमें कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है। इनको भी याद रखेंगे। 1976 में बंधुआ मजदूरी एक्ट को खत्म कर दिया था भारत सरकार ने, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भगवान गौतम बुद्ध की जाति क्या थी? क्या पूछा गया था साथी? भगवान गौतम बुद्ध की जाति क्या थी? जल्दी से बताएंगे। जो भगवान गौतम बुद्ध थे इनकी जाति क्या थी? तो आप क्या रखना, ये क्या थे साथी? साथी ये थे क्षत्रिय। कौन थे? क्षत्रिय थे भगवान गौतम बुद्ध, ठीक है। कौन थे? भगवान गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, ठीक है। इनको याद रख लेंगे। गौतम बुद्ध ने यदि पूछे प्रथम उपदेश कब दिया? प्रथम उपदेश तो बताना सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश आपके दिए थे कहाँ पर? श्रावस्ती में, ठीक है। श्रावस्ती में। और यदि पूछ ले अंतिम उपदेश कहाँ दिया? अंतिम उपदेश आपको याद रखना है इन्होंने दिया था कहाँ पर? कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में। कई लोग मानते हैं कि वैशाली में दिया था क्योंकि इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने मृत्यु से पहले ही कहा था कि कुछ कहा था इन्होंने, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? वैशाली में। तो वैशाली में कहाँ, सॉरी माफी चाहेंगे, वैशाली नहीं होगा इसका, कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु। तो मृत्यु से पहले इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है। तो कहाँ दिया होगा? कुशीनगर में, ठीक है। इनको याद रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा गया ABC के अध्यक्ष कौन है? देखो आपको सारी कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ ABCD वाला ABC नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है। क्या है? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है यहाँ पर। ऑडिट, A फॉर ऑडिट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। क्या है? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेशन ये किससे संबंधित है? तो साथी याद रखना ये जो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है ये आपका किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका समाचार पत्रों से। किससे? पत्रिकाएं, जैसे अखबार पत्र हो गया आपका, पत्रिकाएं हो गई, ये अखबार वगैरह, इनसे संबंधित ये एक संस्था है, ठीक है। गैर सरकारी संस्था है, तो आपको याद रखना गैर लाभकारी संस्था है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष बने आपके देवव्रत बनर्जी। कौन बने? देवव्रत कौन बने? देवव्रत। इनको देख लेंगे आप। 4-5 क्वेश्चन आज आपसे नियुक्ति से पूछ लिए गए सभी शिफ्टों में, ठीक है। तो इसके कौन बने हेड? इसके बने हैं देवव्रत मुखर्जी, ठीक है। इनको याद रखिए। ABC जो है इसके अध्यक्ष कौन है? देवव्रत मुखर्जी। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन इसके अध्यक्ष कौन है? देवव्रत मुखर्जी। यदि पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी तो साथी याद रखना इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कब? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ABC की। इसके अलावा साथी देखो ये तो था आपका एनालिसिस। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन हम आप कर लेते हैं। देखो जैसे नृत्य से संबंधित या कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब क्वेश्चन को हम कर ले रहे हैं, ठीक है। आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया था कुछ, जैसे आपसे पूछ ले कुछ लोक नृत्य, ठीक है। ये क्वेश्चन लोक नृत्य के संबंधित बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो इनसे आप याद रख लेंगे। यदि पूछ ले आपसे कर्मा नृत्य, क्या पूछ ले? कर्मा, ठीक है। आप ऐसे नहीं बताएंगे, आप लिखेंगे पहले राज्य, क्या लिखेंगे? झारखंड, ठीक है, झारखंड के नृत्य। इसके अलावा आप लिखेंगे किसके? आप लिखेंगे राजस्थान के नृत्य, ठीक है, राजस्थान के। देखो ये हमारे करीब राज्य हैं, इससे हमसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपसे याद रखना झारखंड के जैसे पूछ ले आपसे तो आपको बताना एक तो साथी कर्मा, कौन सा? जल्दी से कॉपी पेन निकाल लेंगे और लिख लेंगे। कर्मा हो गया, मुंडा हो गया, कर्मा के बाद मुंडा के अलावा कौन सा हो गया? फगुआ हो गया। कौन सा? फगुआ, ठीक है, फगुआ हो गया। फगुआ के अलावा एक हो गया आपका सरहुल। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सरहुल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ पर होता है? ये आपका झारखंड में होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है जो आपके राजस्थान में है लोक नृत्य, ये हो जाएंगे आपके घूमर। एक होगा जाएगा घूमर। देखो झूमर पूछे ये कहाँ का है? ये अलग है, ठीक है। और इसके अलावा यदि घूमर पूछे, घूमर कहाँ का? ये राजस्थान का है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है साथी, इसके अलावा याद रखना है आपको चक्री का, कौन सा थी? चक्री कहाँ का है? ये भी राजस्थान का। इसके अलावा 13 ताली, कौन सा? 13 ताली। यहाँ पर 13 बार तालियां नहीं बजाई जाती, ये एक नृत्य है 13 ताली, ठीक है, नहीं वरना आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना कठपुतली, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कठपुतली राजस्थान के लोग अक्सर आपको जादू दिखाने आते हैं, ये डांस कराते मिलते हैं उंगलियों से, ठीक है। ये कठपुतली कहाँ का है? राजस्थान का, ठीक है। इसको भी अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी कहाँ के? छत्तीसगढ़ के आप देख लेंगे। एक तो आपका हो गया राउत नाचा, क्या हो गया? राउत नाचा के अलावा साथी हो गया आपका कौन सा? आपका हो गया पंडवानी, ठीक है। पंडवानी वही लोक नृत्य है जिससे तीजन बाई संबंधित है। कौन है? तीजन बाई। यदि पूछ ले तीजन बाई का संबंध किससे है तो बताना है पिंडवानी लोक नृत्य से, ठीक है। इनको भी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। यदि पूछ ले
महाराष्ट्र से क्या हो सकता है, तो आप क्या करना, महाराष्ट्र से आपसे हो जाएंगे, आपको हो जाएगा एक, तो देखो कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा एक तमाशा, कौन सा साथी, तमाशा। तमाशा के अलावा हो जाएगा आपका लावड़ी, लावड़ी के अलावा हो जाएगा आपका साथी कोली, कौन साथी, कोली। कोली के अलावा हो जाएगा टिप्पड़ी, टिप्पड़ी, ठीक है, इनको सभी को नोट कर लेंगे, ठीक है। टिप्पड़ी, टिप्पड़ी के अलावा हो जाएगा आपका नखटा, ठीक है, नखटा, नखटा। ये 4-5 इनको अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन जो आपसे पूछ ले, यदि पूछ ले साथी कि कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं, ठीक है साथी, क्या देख लेते हैं, नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। तो यदि आपसे पूछे नेशनल पार्क, तो आपको बताना सबसे पहले भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है, जल्दी से बताएंगे, भीतरकनिका, भीतरकनिका। और इसके अलावा बताएंगे आप बताएंगे सिमलीपाल, ठीक है, ये एक ही राज्य में है, सिमलीपाल, ठीक है, ये एक ही राज्य में, आप बताएंगे जल्दी से सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा आप बताएंगे भीतरकनिका, सिमलीपाल, ये कहाँ पर है। इसके अलावा आप बताएंगे बांदीपुर, क्या बताएंगे साथी, बांदीपुर, बांदीपुर। इसके अलावा बताएंगे बनेरघट्टा, क्या बताएंगे साथी, बनेरघट्टा, ठीक है, बनेरघट्टा। बनेरघट्टा के अलावा आप बताएंगे साथी कौन सा, नागरहोल, ठीक है, नागरहोल, ठीक है, ये सभी साथी आप छाप के बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, क्या, औरंग नेशनल पार्क, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, औरंग के अलावा पूछ ले आपसे कौन सा एक आपसे पूछ ले काजीरंगा, क्या पूछ ले, काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा। ये आप सभी छाप के बताएंगे सभी साथी। यदि पूछ ले आपसे साथी भीतरकनिका और सिमलीपाल कहाँ पर है, तो बताना ओडिशा में, कहाँ पर, ओडिशा में आपके भीतरकनिका और सिमलीपाल है, ठीक है। बांदीपुर, बनेरघट्टा और नागरहोल कहाँ पर है, ये आपके साथी है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में, इनको भी अच्छे से याद रख लेंगे। इसके अलावा औरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, यह कहाँ पर है, असम में, ठीक है, असम में आपका मानस भी है, असम में आपका और बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, ठीक है, इनको याद रखेंगे। तो साथी आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। यदि आपने यहाँ तक धैर्य से सुना है, आपको यदि क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके बगल में एक काली सी बटन, उसको दबा दें, ठीक है, उसको दबा दें प्लीज़, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखना अपना, तब तक के लिए जय हिंद।